प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का माई स्ट्रगल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज हम राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना परीक्षा 2023 का मॉडल पेपर लेकर आए हैं, जिसमें आज हम विज्ञान से 35 क्वेश्चंस करने वाले हैं। सभी बच्चे इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है 35 बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादा ही क्वेश्चन ज़्यादा बार पूछे गए हैं। तो इसलिए इस वीडियो को आप सभी लोग बिना स्किप किए हुए ध्यानपूर्वक देखना है। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि मैं राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना जो स्कॉलरशिप योजना चल रही है, इसके सारे मॉडल पेपर आपको देने वाला हूँ। प्लेलिस्ट बनी हुई है, अगर आपने जो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के उस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आप इस वीडियो को पाना चाहते हैं तो मैं आपको इस वीडियो के अंत में बताऊंगा कि आप इस वीडियो की जो पीडीएफ है, जो इस मॉडल पेपर की पीडीएफ है, वो कैसे प्राप्त करेंगे। तो सभी बच्चे इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे और अंत में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसकी आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि फैरेड, जो फैरेड है वो किसका मानक है। क्वेश्चन देख लीजिए, फैरेड किसका मानक है। तो इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में एक सही ऑप्शन है, वो चुनकर आपको लिखना है। तो ऑप्शन ए है कि प्रतिरोध का मानक है, ऑप्शन बी है चालकत्व का मानक है, ऑप्शन सी है धारिता का, ऑप्शन डी है प्रेरकत्व का मानक है। जो फैरेड है वो आपका सही आंसर इसका होगा कि ये जो है फैरेड, ये धारिता का मानक होता है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जाता है, यानी कि दूध का जो घनत्व है वो किससे ज्ञात किया जाता है, आपको इसका आंसर बताना है। तो इसके लिए 4 ऑप्शन इसके लिए भी दिए गए हैं। ऑप्शन ए है हाइड्रोमीटर से, ऑप्शन बी है हाइग्रोमीटर से, ऑप्शन सी है लेक्टोमीटर से, ऑप्शन डी है थर्मामीटर से। यानी कि आपको बताना है कि दूध का आपेक्षिक घनत्व किससे ज्ञात किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लेक्टोमीटर। जो दूध का घनत्व है वो लेक्टोमीटर से मापा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है वायुमंडल दबाव मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो वायुमंडल में दबाव होता है उसको किससे मापा जाता है। तो इसका आपको सही आंसर बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए है इलेक्ट्रोमीटर, ऑप्शन नंबर बी है बैरोमीटर, ऑप्शन सी है थर्मामीटर, ऑप्शन डी है मल्टीमीटर। आपको बताना है कि वायुमंडल दबाव मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो इसके लिए जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जब भी हम वायुमंडल के दबाव को मापते हैं तो वह बैरोमीटर से मापते हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है कि अल्फ्रेड नोबेल ने किस चीज़ का आविष्कार किया था। इसका आंसर आपको बताना है। अल्फ्रेड नोबेल ने किस चीज़ का आविष्कार किया था। ऑप्शन ए है कंपास का, ऑप्शन नंबर ए है कंपास का, ऑप्शन नंबर बी है डायनामाइट का, ऑप्शन नंबर सी है पेनिसिलिन का, ऑप्शन नंबर डी है लाइट बल्ब का। जो अल्फ्रेड नोबेल थे उन्होंने किसका आविष्कार किया था, आपको इसका सही आंसर बताना है। तो अल्फ्रेड नोबेल जी ने जो आविष्कार किया था वो डायनामाइट का आविष्कार किया था। जो इसका सही आंसर हो जाता है वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। डायनामाइट का उन्होंने आविष्कार किया था। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है कि न्यूटन का प्रथम गति नियम संकल्पना देता है। जो न्यूटन का प्रथम गति नियम है वो किसकी संकल्पना देता है, इसका आंसर आपको बताना है। ऑप्शन ए है ऊर्जा की, ऑप्शन बी है कार्य की, ऑप्शन सी है संवेग की, ऑप्शन डी है जड़त्व की। यानी कि न्यूटन का प्रथम नियम किसका संकल्पना देता है।
तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाता है आपका डी, जड़त्व का। जो न्यूटन का नियम है वो जड़त्व की संकल्पना देता है। डी आपका सही आंसर हो जाता है, जड़त्व। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है कि ब्रेक लगाने पर एक कार मुख्य रूप से बल के कारण रुक जाता है। तो ये खाली जगह इसमें आपको भरना है, किसके कारण रुक जाता है। ऑप्शन ए है गुरुत्वाकर्षण के द्वारा, ऑप्शन बी है केंद्राभिंगुली के द्वारा, या ऑप्शन नंबर सी है संवेग का, ऑप्शन डी है केंद्रापशाखा के द्वारा ये रुक जाता है। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है इसका जो सही आंसर हो जाता है संवेग के द्वारा। ये जो संवेग होते हैं उनके कारण से क्या होता है कि कार ब्रेक लगाने पर रुक जाती है, कार क्या सारी गाड़ियाँ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है घड़ी की रिंग में भंडारित ऊर्जा है। घड़ी की रिंग में कौन सी भंडारित ऊर्जा है आपको बताना है। ऑप्शन ए है गतिज ऊर्जा, ऑप्शन बी है क्षितिज ऊर्जा, ऑप्शन सी है ऊष्मा ऊर्जा, ऑप्शन डी है रासायनिक ऊर्जा। यानी कि घड़ी की रिंग में भंडारित ऊर्जा कौन सी है, कौन सी ऊर्जा घड़ी की रिंग में भंडारित की जाती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर है कि यह स्थितिज ऊर्जा होती है। ऑप्शन बी आपका सही होता है, क्षितिज ऊर्जा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। आपको बताना है इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए है इसके लिए ट्रांसफार्मर, ऑप्शन नंबर बी है बैटरी, ऑप्शन नंबर सी है इलेक्ट्रिक जनरेटर, ऑप्शन डी है पहिया। यानी कि कौन सा उपकरण है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। सभी के घरों में ये पाया जाता है ज़्यादातर। चलिए हम बताते हैं, जो बैटरी है वह क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, बैटरी। बैटरी के द्वारा क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है कि एक सुई जल के पृष्ठ पर किसके कारण प्लवन करती है। तो इसके लिए ऑप्शन ए है कि श्यानता के कारण, ऑप्शन बी है असंजक बल के कारण, ऑप्शन सी है पृष्ठ तनाव के कारण, ऑप्शन डी है पृष्ठ ऊर्जा के कारण। तो इसके लिए सही आंसर जो आपका है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पृष्ठ तनाव के कारण एक सुई जल के पृष्ठ में क्या होती है, प्लवन करती है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है कि वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण होता है। तो इसके लिए ऑप्शन ए है श्यानता के कारण, ऑप्शन बी है पृष्ठ तनाव के कारण, ऑप्शन सी है प्रत्यास्थता के कारण, ऑप्शन डी है गुरुत्वत्व के कारण। वर्षा की बूंद का आकार जो गोलाकार होता है वो होता है आपका ये गुरुत्वत्व के कारण। किसके कारण, गुरुत्वत्व के कारण होता है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है कि मानव शरीर का औसतन तापमान कितना होता है। ऑप्शन नंबर ए है 34 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी है 35 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी है 36 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन डी है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि आपको बताना है मानव शरीर का औसतन तापमान कितना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादातर परीक्षाओं में यह पूछा जाता है और आपकी परीक्षा में भी शायद ये क्वेश्चन देखने को मिले। तो सभी बच्चे इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे और आपको याद भी होना चाहिए, ये कॉमन चीज़ें हैं। तो इसके लिए जो सही आंसर है वो है आपका 37 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही हो जाता है। 37 डिग्री मानव शरीर का औसतन तापमान होता है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप अन्य
किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स या फिर आप उसकी PDF पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर हम इन सारे जो पेपर हम डाल रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं मॉडल पेपर, उनकी PDF और उसके साथ साथ इसकी उत्तर माला भी आपको उस टेलीग्राम चैनल पर दे दी जाएगी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है कि ऊर्जा सूर्य से पृथ्वी की ओर किस प्रकार यात्रा करती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऊर्जा जो है सूर्य से पृथ्वी की ओर किस प्रकार यात्रा करती है। ऑप्शन ए है चालक, ऑप्शन बी है संवहन, ऑप्शन सी है विकिरण, ऑप्शन डी है नियमन। तो इसके लिए सही जो आंसर आपका हो जाता है वह है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विकिरण के द्वारा जो होता है वह ऊर्जा सूर्य से पृथ्वी की ओर यात्रा करती है विकिरण के द्वारा। ऑप्शन सी आपका सही होता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है कि डेसिबल क्या है, आपको बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डेसिबल। डेसिबल क्या है? एक संगीत वाद्य है। ऑप्शन बी भोर की तरंग दैर्घ्य है। ऑप्शन डी ध्वनि स्तर की माप है। ऑप्शन सी संगीतकार है। डेसिबल क्या है आपको बताना है। तो जो डेसिबल है वो आपका है ध्वनि स्तर की माप करता है, ये ध्वनि की माप करने वाला है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है कि वाहन चालन हेतु पार्श्व दृश्य दर्पण होता है। इसका सही आंसर आपको बताना है। ऑप्शन ए है इसके लिए साधारण, ऑप्शन बी है अवतल, ऑप्शन सी है उत्तल, ऑप्शन डी है प्रतिलोमित। यानी कि वाहन चालन हेतु पार्श्व दृश्य दर्पण होता है। तो इसके लिए जो सही आंसर आपका हो जाता है वह है ऑप्शन सी, यानी कि उत्तल। उत्तल के द्वारा क्या होता है, वाहन चालन हेतु पार्श्व दृश्य का दर्पण बनता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की दृष्टि सही करने के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को अच्छे से याद भी होना चाहिए। तो इसके लिए ऑप्शन ए दिया गया है उत्तल लेंस, ऑप्शन बी है अवतल लेंस, ऑप्शन सी है अल्पतम विवध लेंस, ऑप्शन डी है सिलिकिल लेंस। तो जो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति है उसके लिए जो लेंस का प्रयोग किया जाता है वह होता है अवतल लेंस। इस कारण से आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है कि दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं। आपको बताना है दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का हम प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए है अवतल दर्पण, ऑप्शन बी है समतल दर्पण, ऑप्शन सी है उत्तल दर्पण, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि जब भी हम अपना फेस, अपना चेहरा देखते हैं तो कौन से दर्पण का प्रयोग करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को याद भी होना चाहिए। तो इसके लिए जो इसका सही आंसर है वो है अवतल दर्पण। जब भी हम अपना फेस देखते हैं, अपना चेहरा देखते हैं, दाढ़ी बनाते हैं तो उसमें हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है कि दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं। यानी कि दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं, किसको लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है अवतल लेंस को लेते हैं, ऑप्शन बी है उत्तल दर्पण को, ऑप्शन सी है उत्तल लेंस को, या ऑप्शन डी है एल्यूमिनियम ऑक्साइड को। यानी कि दूरदृष्टि निवारण के लिए हम किसे काम में लेते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस को हम काम में लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि बिजली के बल्ब में फिलामेंट किस तत्व से बना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है इसके लिए कापर, ऑप्शन बी है आयरन, ऑप्शन सी है लेड, ऑप्शन डी है टंगस्टन। जो बिजली का बल्ब होता है उसमें जो फिलामेंट लगा होता है वो किस तत्व से बना होता है। तो इसके लिए जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी
सभी को पता होगा कि ये इसमें क्या टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। आपको बताना है न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। ऑप्शन ए है रदरफोर्ड ने, ऑप्शन बी है थॉमसन ने, ऑप्शन सी है चैडविक ने, ऑप्शन डी है न्यूटन ने। जो न्यूट्रॉन की खोज की थी वह की थी आपके चैडविक जी ने। तो इस कारण से आपका जो सही आंसर हो जाता है वो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, चैडविक। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है कि सूर्य के सबसे निकट ग्रह है। आपको बताना है कौन सा सूर्य के सबसे निकट ग्रह है। ऑप्शन ए है इसके लिए बुध, ऑप्शन बी है शुक्र, ऑप्शन सी है पृथ्वी, ऑप्शन डी है मंगल। सूर्य के सबसे निकट जो ग्रह पाया जाता है वह पाया जाता है आपका बुध ग्रह। इस कारण से आपको जो सही आंसर हो जाएगा वह होता है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। 21 है वैद्युत संयोजक बंध उपस्थित होता है। ऑप्शन ए है साधारण लवण में, ऑप्शन बी है जल में, ऑप्शन सी है चीनी में, ऑप्शन डी है इनमें सभी। तो वैद्युत संयोजक बंध उपस्थित होता है, इसके लिए जो सही आंसर होता है वो होता है इनमें से सभी। जो वैद्युत संयोजक होता है वो साधारण जल में भी साधारण लवण में भी होता है, जल में भी होता है, चीनी में भी होता है। सारे आंसर सही हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। आपको वीडियो के अंत में बताना है, कमेंट करना है कि आपके 35 में से कितने क्वेश्चंस सही होते हैं। इससे क्या होगा आपको पता चल जाएगा कि हम अपनी परीक्षा में कितना स्कोर कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 है कि रेडियो सक्रियता का आविष्कार किसने किया था। रेडियो सक्रियता का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन ए है मैक्स प्लांक ने, ऑप्शन बी है जेम्स क्लार्क ने, ऑप्शन सी है हेनरी वाकुरल ने, ऑप्शन डी है हेनरिच हार्टेज ने। इसका सही आंसर आपको बताना है कि जो रेडियो सक्रियता है उसका आविष्कार किसने किया था। तो इसके लिए जो सही आंसर है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हेनरी वाकुरल, जिन्हें क्या किया था, रेडियो सक्रियता का आविष्कार किया था। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 है कि रेडियो को आमतौर पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ में रखा जाता है। सोडियम को आमतौर पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ में रखा जाता है। ऑप्शन ए है एल्कोहल, ऑप्शन बी है जल, ऑप्शन सी है अमोनिया, ऑप्शन डी है कैरोसिन। जो सोडियम होता है वो किस में रखा जाता है, आपको बताना है इसका सही आंसर। तो इसके लिए जो सही आंसर हो जाता है वो क्लोरीन। जो सोडियम होता है उसे हम क्लोरीन में रखते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 आपका है कि बिजली के बल्ब में क्या भरा होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बिजली के बल्ब में क्या भरा हुआ होता है। ऑप्शन ए है नाइट्रोजन, ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी है आर्गन, ऑप्शन डी है ऑक्सीजन। आपको बताना है कि बिजली बल्ब में क्या भरा होता है। तो बिजली का जो बल्ब होता है उसमें आर्गन भरा हुआ होता है। इस कारण से आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 है कि निम्न में से कीटभक्षी पौधा कौन सा है। आपको बताना है ऑप्शन ए है नागफनी, ऑप्शन बी है ड्रोसेरा, ऑप्शन सी है डहेलिया, ऑप्शन डी है आर्किड। निम्न में से कौन सा कीटभक्षी पौधा है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या सही है। कीटभक्षी पौधा कौन सा है। तो जो कीटभक्षी पौधा है वो ड्रेसेरा, ये एक पौधा होता है जो कीटभक्षी होता है, कीटों को खाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 है कि हीरा निम्नलिखित का सरल रूप है। हीरा आपको बताना है किसका सरल रूप है। ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन, ऑप्शन सी है मरकरी, ऑप्शन डी है कार्बन।
हीरा निम्नलिखित का सरल रूप है, यानी कि किसका सरल रूप है? तो जो हीरा होता है वो आपका कार्बन का सरल रूप होता है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 है कि मेथेन, इसके बाद डॉट डॉट है, के रूप में जाना जाता है, यानी कि मेथेन किसके रूप में जाना जाता है, इसका आंसर आपको बताना है। तो इसके लिए ऑप्शन ए है लाफिंग गैस, लाफिंग गैस, टीयर गैस, मार्स गैस, नॉन ग्रीन हाउस गैस। आपको बताना है इनमें से कौन सा सही आंसर है। तो इसमें जो आपका सही आंसर हो जाता है मेथेन के रूप में जाना जाता है। तो मेथेन के रूप में जो जाना जाता है वो मार्स गैस को माना जाता है। मार्स गैस को हम मेथेन के रूप में जानते हैं। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाता है, ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। काला सोना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काला सोना है, ऑप्शन ए है अपरिष्कृत सोना, ऑप्शन बी है पेट्रोल, ऑप्शन सी है कोयला, ऑप्शन डी है कार्बन। यानी कि जो काला सोना है वो है क्या है? क्या पेट्रोल है, कार्बन है, अपरिष्कृत सोना है या फिर कोयला है? तो जो काला सोना है वो कोयला होता है। इस कारण से आपको जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, कोयला। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका अग्निशमन के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? अग्निशमन के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है हाइड्रोजन का, ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी है मार्स गैसें। तो अग्निशमन के लिए हम जिसका प्रयोग करते हैं वह होता है आपका सी, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। वो अग्निशमन के लिए हम कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 है कि निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक नहीं है? ऑप्शन ए है कार्बन हाइड्रोकार्बन, ऑप्शन बी है सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी है नाइट्रस ऑक्साइड। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या है। तो निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक नहीं है, यानी कि वायु में कौन सा प्रदूषण नहीं करता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाता है वो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, नाइट्रस ऑक्साइड वायु प्रदूषक नहीं है। चलिए बढ़ते हैं 31 नंबर प्रश्न की तरफ। 31 नंबर प्रश्न है कि ग्रीन हाउस गैस के लिए मुख्यतः जिम्मेदार वायुमंडलीय गैस नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें नहीं बताया गया है, ध्यान से आपको देखना है कि ग्रीन हाउस गैस के लिए मुख्यतः जिम्मेदार वायुमंडलीय गैस नहीं है। इसके लिए ऑप्शन नंबर ए है ओजोन, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन, ऑप्शन सी है ऑक्सीजन, ऑप्शन डी है कार्बन डाइऑक्साइड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ग्रीन हाउस गैस के लिए जो जिम्मेदार वायुमंडलीय गैस है वो ओजोन भी है आपका, नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। हाँ, और ये कार्बन नहीं है, ये जिम्मेदार इसका नहीं है। इस कारण से आपको जो सही आंसर हो जाता है वो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 है कि रेफ्रिजरेशन में प्रशीतक के रूप में प्रयोग किया जाता है। किसे प्रयोग किया जाता है? प्रशीतक के रूप में। इसके लिए ऑप्शन ए है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन नंबर बी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी है नाइट्रोजन पेरोक्साइड, ऑप्शन डी है अमोनिया। रेफ्रिजरेशन में प्रशीतक के रूप में जिसका प्रयोग करते हैं, रेफ्रिजरेशन में जो हम प्रशीतक का प्रयोग करते हैं वो होता है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अमोनिया। अमोनिया का हम क्या करते हैं, इसमें प्रशीतक के रूप में प्रयोग करते हैं। आपका ऑप्शन नंबर डी सही होता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 है कि धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र बताना है आपको। तो इसके लिए जो इसका सही आंसर होता है, धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र सभी को पता होगा। इसका जो सूत्र होता है ऑप्शन नंबर डी आपका सही होता है, Na2CO3 10H2O इसका जो सूत्र होता है
वो होता है। चलिए बढ़ते हैं 34 नंबर प्रश्न। 34 नंबर प्रश्न है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 2CaSO4H2O। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 है, और 35 यानी कि आज के विज्ञान का 35 में से अंतिम क्वेश्चन है। नीला थोथा है, बताना है आपको नीला थोथा क्या है। कॉपर सल्फेट है, कैल्शियम सल्फेट है, आयरन सल्फेट है, सोडियम सल्फेट है। नीला थोथा क्या है? तो इसका जो सही आंसर है वो है कॉपर सल्फेट। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कॉपर सल्फेट जो है नीला थोथा माना गया है। तो ये थे आपके विज्ञान से 35 क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको 35 में ज़्यादा से ज़्यादा आपने सही किया होगा, और मैं कामना करता हूँ कि आप सभी लोग अपनी परीक्षा में, इस परीक्षा में एलिजिबल हों और ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए सभी लोग और अच्छे से तैयारी करते रहिए।